आज का टाइमलाइन आप पूरा देखिएगा। यह टाइमलाइन अमेरिका की उस फिसड्डी दादागिरी पर है जिससे वो हर किसी को डराना चाहता है। कभी टैरिफ लगाकर तो कभी रातों रात देश के सुप्रीम लीडर को उड़ाकर या फिर उठाकर। डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति, जो हमेशा छोटे बड़े देशों पर दादागिरी जताता है और जब उसकी नहीं चलती तो उस पर हमला बोल उसे अपने कब्जे में कर उस पर अपना हक जमा लेता है। जैसा कि उसने इसी साल जनवरी में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस समेत अगवा कर लिया था। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है। हालांकि अमेरिका को इस बार ईरान के रूप में सवा शेर मिल गया है। 28 फरवरी की रात घात लगाकर किए गए हमले में ईरान ने भले ही अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को खो दिया हो, लेकिन इजराइल हमले के बीच ईरान ने अपने नए सुप्रीमो की घोषणा भी कर दी है। अयातुल्ला अली खामेनी के छोटे बेटे अब ईरान की कमान संभाल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो चंद मिनटों और दिनों में ईरान पर रातों रात कब्जा कर उसका शासन अपने हाथ में लेने की सोच रहे थे, उनका सपना अमेरिका इजराइल हमले के 9वें दिन भी खाली हाथ ही है। लेकिन आज का टाइमलाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अमेरिका की दादागिरी की पूरी कहानी सुनाएंगे। अमेरिका ने अपने इतिहास में कई बार अपनी सेना और गुप्त अभियानों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की सरकारों को गिराने और फिर उन्हें सहारा देने का काम किया है। इतिहासकारों ने बताया है कि ये कदम अक्सर रणनीतिक या आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया था। अपने शुरुआती 100 सालों में मैनिफेस्ट डेस्टिनी के विचार से प्रेरित होकर अमेरिका ने ऐसी नीतियां अपनाई जिसकी वजह से उत्तर अमेरिका की कई स्वतंत्र आदिवासी जातियों को उनकी जमीनों से हटाना पड़ा। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कई बार इन नीतियों के दौरान युद्ध, नरसंहार और निशाना बनाकर की गई हिंसा में आदिवासी नेताओं की हत्या भी हुई है। बात 1890 से शुरू होती है कि 1890 के दशक में अमेरिका का तेजी से विस्तार हो रहा था, विदेशों तक पहुंच गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हवाई का है, जहां अमेरिका ने हवाई साम्राज्य की सरकार को गिराकर उन द्वीपों को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद स्पेन अमेरिका युद्ध परिणाम स्वरूप अमेरिका को और भी विदेशी इलाके मिल गए। तभी से अमेरिका ने दूसरे देशों की सरकारों के मामलों में दखल देना ज्यादा शुरू कर दिया, खासकर पश्चिमी गोलार्ध के देशों में। इसी साल ट्रंप ने पहले वेनेजुएला और फिर ईरान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जो कि हम लोग लगातार आपको दिखा रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध शुरू करने से पहले ट्रंप ने कहा था कि तेहरान को न तो परमाणु और न ही पारंपरिक सैन्य खतरा पैदा करने की हालत में होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि कमजोर हुए मुल्ला यानी खामनेई शासन को सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद ट्रंप ने हमला किया जिसमें खामनेई सहित ईरान के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तो यहाँ तक कहा था कि यह लड़ाई कथित सत्ता परिवर्तन का युद्ध नहीं है, लेकिन अमेरिकी इतिहास है तख्ता पलट का। अभियानों को लेकर किसी भी दूसरे देश से अनुभव अमेरिका का ज्यादा है। शुरुआत ईरान से करते हैं। 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटिश MI6 के साथ मिलकर ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटाया था। ईरान के नए शासक बने मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें अमेरिका की कठपुतली कहा जाता था। 1979 की इस्लामी क्रांति में उनको सत्ता से बेदखल किया गया। उस समय स्थापित हुई धार्मिक और दमनकारी सत्ता आज एक बार फिर से ट्रंप के हवाई हमलों के केंद्र में है। 2011 की बात करते हैं। अरब वसंत के दौरान उत्तरी अफ्रीका में बदलाव की उम्मीदें जगी थी। तब लीबिया में लंबे समय से शासन कर रहे मुअम्मर अल गद्दाफी के खिलाफ भी प्रतिरोध बढ़ा था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में अमेरिका ने तुरंत विरोधी पक्ष के नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल का साथ दिया था। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जल्द ही नाटो के ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्टर के तहत हवाई हमले शुरू कर दिए थे। उसी साल अक्टूबर में एक अमेरिकी ड्रोन और फ्रांसीसी लड़ाकू विमान ने गद्दाफी के काफिले पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के लड़ाकों ने उन्हें मार दिया था। लगभग 15 साल बाद लीबिया आज भी राजनीतिक रूप से विभाजित और अस्थिर ही है।
ये अमेरिका की देन है। बात इराक की करते हैं। 1 मई 2003 को तानाशाह सद्दाम हुसैन के पतन के कुछ ही हफ्ते बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के युद्ध की अंत की घोषणा की थी। अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत यूएस अब्राहम लिंकन पर लगे बैनर पर लिखा था, मिशन पूरा हुआ। इराक पर हमला जॉर्ज डब्ल्यू बुश का इकलौता सत्ता परिवर्तन युद्ध नहीं था। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के 4 हफ्ते बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया था। तालिबान शासन को जल्द ही बेदखल करने के बाद भी अमेरिका समर्थित सरकार लंबे समय तक टिक नहीं पाई। 2014 में जर्मनी सहित अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के अपने सैनिकों की संख्या घटाने के बाद तालिबान ने धीरे धीरे खोई जमीन वापस पानी शुरू कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में तालिबान से बचे हुए अमेरिकी सैनिकों की वापसी का समझौता किया और बदले में उन पर हमला न करने की बात भी कही, वादा किया। लेकिन 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन के दौरान अंतिम सैनिकों की वापसी के तुरंत बाद तालिबान ने पूरे देश पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया और अमेरिकी हमले से पहले की राजनीतिक व्यवस्था को बहाल कर दिया। बात पनामा की 1980 के दशक में पनामा में तानाशाह मानुएल नोरिएगा का शासन था। सालों तक CIA से पैसा लेते रहने के बाद नोरिएगा अमेरिकी सरकार के लिए बोझ बन गए थे। उसके शासन में पनामा ड्रग्स की तस्करी का अड्डा था और अमेरिका को डर था कि पनामा नहर के विस्तार से उसे दरकिनार कर दिया जाएगा। 1980 के दशक में अमेरिका के साथ नोरिएगा के रिश्ते बिगड़ते गए। 1989 में विपक्षी नेता एंदारा के चुनाव जीता, लेकिन नोरिएगा ने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार दिसंबर में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने नोरिएगा को सत्ता से हटाने के लिए ऑपरेशन जस्ट कॉज का आदेश दिया। पनामा पर हमले के बाद नोरिएगा को पकड़ लिया गया और अमेरिका ले जाया गया और मुकदमा चलाया गया। बाद में उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और पनामा में अलग अलग जेलों में सजा काटी और 2017 में उनकी मौत हो गई। इस अमेरिकी सैन्य अभियान की कीमत $33.1 करोड़ बताई गई थी। 1979 से कैरेबियाई देश ग्रेनाडा ने अपनी राजनीतिक सोवियत संघ के साथ तेजी के साथ जोड़ लगाया। अब प्रधानमंत्री मॉरिस बिशप ने अमेरिका को खुश करने की कोशिश की तो उन्हें सैनिकों गुटों ने गद्दी से हटा दिया और उनकी हत्या कर दी। इस पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कई कैरेबियाई देशों को समर्थन में ग्रेनाडा पर आक्रमण कर दिया। हालांकि ब्रिटेन ने इसका कड़ा विरोध किया। वह कॉमनवेल्थ सदस्य ग्रेनाडा को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद एक ब्रिटिश गवर्नर ने 1984 में वहां सत्ता परिवर्तन कर और चुनावों की देखरेख भी की थी। कई तख्तापलटों के बाद 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक गृह युद्ध की कगार पर था। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने अमेरिकी देशों के संगठन OAS को वोट के बाद सैन्य आक्रमण कर दिया। अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा था, लेकिन अनौपचारिक तौर पर इसका लक्ष्य शीत युद्ध के दरमियान अमेरिका के पड़ोस में स्थित डोमिनिकन रिपब्लिक को एक समाजवादी राज्य यानी दूसरा क्यूबा बनाने से रोकना था। वहां तैनात 44,000 सैनिकों की मदद से अमेरिका ने यह सुनिश्चित किया था कि उसके पसंदीदा सरकार प्रमुख ने सत्ता संभाली। 1993 में हुवाई, 1933 में क्यूबा, 1993 में ईरान, 1954 में ग्वाटेमाला, 1960 से 65 कॉन्गो, 1963 में साउथ वियतनाम, 1973 में चिली, 1990 में निकोबार और इस तरह से लगातार अमेरिका जो है वो अपने छोटे देशों पर कब्जा जमाता रहा है, तख्तापलट करता रहा है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।